नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जी हां, शाम के 6 बज चुके हैं। हाजिर हैं हम हेलो किसान कार्यक्रम लेकर, जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से हमारी चर्चा होती है। चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर बातचीत करेंगे वो है बेलदार सब्जियों की खेती और अनानास की खेती। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इन विषयों के बारे में अगर आप कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, इसलिए आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी सेट की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करें। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर के यादव, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर HL लिम्बिसिना देवी, जो कि वैज्ञानिक है उद्यान विभाग उत्तर पूर्वी पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अगरतला त्रिपुरा से। डॉक्टर लिम्बिसिना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आज का हमारा विषय है बेलदार सब्जियों की खेती, तो आइए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। डॉक्टर यादव, बताएं हमें बेलदार सब्जियों में खास तौर पे किन किन सब्जियों की आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये जो बेलदार सब्जियां हैं, इनकी क्या अहमियत है, इसकी व्यावसायिक खेती किस रूप में की जा रही है? जी मैडम, देखिए बेलदार सब्जियों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। इसमें अंग्रेजी में कुकुरबिट्स बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा समूह है जिसमें लौकी है, आपका सीताफल है, तोरई है, करेला है, चिचिंडा है, परवल है और भी तमाम सब्जियां जो उस तरह से हैं, जिसमें तरबूजा है जो हम लोग सलाद के रूप में रखते हैं, खरबूजा है। तो ये जो है व्यापक रूप से इनकी खेती की जाती है। इसके अलावा बहुत से हमारे देश के विभिन्न भागों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अंडर यूटिलाइज वेजिटेबल या कम प्रचलित जो सब्जियां हैं, उसमें बहुत सारी इनकी सब्जियां हैं इसमें जो हमारी बेलदार हैं। तो ये जो बारिश का मौसम होता है, इन सब्जियों के लिए विशेषकर से बहुत अच्छा मौसम होता है और इसमें किसान विभिन्न अपने सुविधा के अनुसार बहुत तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। इसमें संभावनाएं और ऑप्शन बहुत सारे हैं किसानों के लिए। तो इसमें परवल से लेकर के और बहुत एरिया इसका बहुत व्यापक है कि नदी के किनारे से लेकर के देखिए आप बहुत मैदानी भागों, राजस्थान के भाग, इस तरह से भागों में पूरे हर भाग में इसकी खेती की जाती है। तो दक्षिण में आपका तमिलनाडु, केरला इत्यादि सभी भागों में ये बेलदार सब्जियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसानों की आय के लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है और इनकी तुड़ाई बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है और उत्पादन बहुत ज्यादा इनसे होता है। तो किसान भाई इसको बहुत ज्यादा करते हैं। गर्मी में इनको लोग चाहते भी हैं और इसको खाते भी हैं हमारे उपभोक्ता। तो उनको वो काफी स्वास्थ्य के लिए और इन चीजों के लिए भी, इसमें जैसे करेला है काफी स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, बहुत मांग रहती है, पूरे साल भर मांग रहती है इसकी। लौकी का जूस है, लौकी है, पूरा खाते हैं लोग किसान। तो कई सब्जियां ऐसी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और धीरे धीरे उपभोक्ता जानकार होता जा रहा है। तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है तो कि इनकी मांग बढ़ती जा रही है और किसान नई नई प्रजातियों को इस्तेमाल करके अपना उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी मांग रहती है इन बेलदार सब्जियों की, क्योंकि ये स्वाद के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं और कई तरह के भौगोलिक क्षेत्रों में इन्हें उगाया जा सकता है। तो इसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। इस समय खेतों में बेल वाली सब्जियों में खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, तोरई और पेठा की फसल लगाई जा सकती है। इनकी नर्सरी लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नर्सरी ऐसे स्थान में बनाए जो जमीन से कुछ ऊंचाई पर हो, साथ ही पानी का ठहराव ना होता हो। बारिश के मौसम में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसान बीजोपचार के बाद ही बुआई करे। अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। यदि जमीन में नर्सरी तैयार ना करना हो तो छोटे छोटे पॉली बैग में भी बुआई की जा सकती है। बिजाई के लिए मिट्टी तैयार करते समय 1 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 भाग तालाब की मिट्टी, 1 भाग खेत की सामान्य मिट्टी और 1 भाग बालू मिट्टी को मिलाकर बैग में इतना भरना चाहिए कि बैग ऊपर से करीब 2 इंच खाली रहे। इसके बाद बैग में करीब 1 इंच कोकोपीट भर देना चाहिए। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए।
बेहतर उत्पादन के लिए इन सब्जियों के पौधों को सहारा देना बेहद जरूरी है। सहारा देने के लिए बांस के खम्भे से मचान बना सकते हैं या रस्सी से भी सहारा दिया जा सकता है। इससे बढ़वार और उत्पादन अच्छा होता है। इसके साथ ही समय समय पर रोग और कीट प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। किसान रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अनानास की खेती के बारे में आइए जानते हैं। डॉक्टर लिम्बिसना, आपसे जानना चाहेंगे कि माफ कीजिएगा, अनानास की जो खेती है वो हमारे देश में किस पैमाने पर की जाती है, कितनी इसकी मांग रहती है, इसके बारे में बताएं हमें। नमस्कार। एक्चुअली पाइनएप्पल जो है अनानास, हम लोग जो हिंदी में अनानास बोलते हैं, ये एक फार्मिंग बिजनेस के लिए बहुत ही कमर्शियली इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ये क्रॉप न्यूट्रिशियस भी है और ये फाइबर रिच भी है, विटामिन्स, मिनरल्स और ऑर्गेनिक एसिड के रिच फ्रूट है। और इसका कल्टीवेशन जो है हम लोग का इंडिया में जैसे वेस्ट बंगाल, केरला और उत्तर भारत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मैक्सिमम होता है। और ये पाइनएप्पल क्रॉप जो है ये हिली रीजन के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत हाई है और सॉइल इरोजन का एक प्रॉब्लम होता है। तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पाइनएप्पल को यूज कर सकते हैं। और ये क्रॉप जो है ये मिनिमम केयर में भी एक अच्छा फसल, फार्मर को एक अच्छा फसल दे सकता है। इसलिए ये कमर्शियली एक वायबल फार्मिंग बिजनेस भी हो सकता है। बिल्कुल। तो अनानास की खेती के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसा कि डॉक्टर लिम्बिसना ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये बेहद ही अच्छा है। मिट्टी के कटाव को अनानास की जो खेती है उससे रोकता है और इसकी जो खेती है वो बड़े पैमाने पर इन इलाकों पे की जा रही है। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अनानास की खेती के दौरान, इसके बारे में बातचीत करेंगे विस्तार से। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। देश में काफी संख्या में किसान फलों की खेती से जुड़े हैं, लेकिन अच्छे मुनाफे के लिए ऐसे फलों की खेती करना फायदेमंद रहता है जिनकी बाजार में अच्छी खासी मांग रहती हो। ऐसी ही एक फसल है अनानास। अनानास एक तरह का फल है जिसकी खेती किसान व्यावसायिक फसल के रूप में करते हैं। हमारे देश में अनानास की खेती मुख्य रूप से केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम में की जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान भी अनानास की खेती करने लगे हैं। अनानास की खेती के लिए नम यानी आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। अनानास में ज्यादा गर्मी और पाला पड़ने की क्षमता नहीं होती। इसके लिए 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सही रहता है। दिन रात के तापमान में कम से कम 4 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अनानास उगाने का मुख्य मौसम जुलाई से सितंबर तक होता है और फसल को कटाई के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होने में लगभग 18 से 24 महीने लगते हैं। मैदानी भागों में अनानास की खेती से पहले मिट्टी व खेत को अच्छे से जोत ले। पहाड़ी इलाकों में इसकी सीढ़ीदार खेती की जाती है। खेती के लिए पौधे से पौधे की दूरी कुल 25 सेंटीमीटर और कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। इनको 10 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे। पौधों को एक सप्ताह छाया में सुखाए और पत्तियों को अलग कर दे। जमीन में पौधा सीधा लगाए और उसके कालिका वाले हिस्से में मिट्टी ना भरे। ज्यादा दूरी पर कुल 15 से 20 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर लगाकर लगभग 10 से 15 टन आसानी से उपज ली जा सकती है। जी हाँ, तो अनानास की खेती से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी। इसके बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले बेलदार सब्जियों के बारे में कुछ और जानकारियां हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, जानना चाहेंगे आपसे कि जिन किसानों ने बेलदार सब्जियां लगाई हुई हैं, जिनके खेतों में इस वक्त फसल लगी हुई है, उन्हें किस तरह के समसामयिक कार्य इस वक्त करने चाहिए? देखिए, इस समय जो हमारे देश में किसान हैं वो जून के महीने से ही बेलदार सब्जियों को लगाना शुरू करते हैं, जहाँ पर नमी थोड़ा ज़्यादा रहती है और जैसे ही बारिश होती रहती है और किसान उसमें लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस मौसम में जो किसान है जल निकास का उचित प्रबंध रखेगा और किसानों को हम लोग कहते हैं कि इसको नालियों में लगाया जाए। नालियों में लगाने से क्या कि सिंचाई, जैसे बारिश कम हो गई बाई चांस, तो उसमें क्या करेगा कि उसी नाली में ही सिंचाई करना पड़ेगा उसको।
और जो खाद इत्यादि है, गोबर की खाद या जो भी रासायनिक खाद डालना है, उसी नालियों में उनको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो हमारे पोषक तत्व हैं पौधे पूरी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं और पूरे खेत में पोषक तत्वों को नहीं देना पड़ता है। तो किसान इन चीज़ों का ध्यान रखेगा और जैसे ही पौधे बड़े हो रहे हैं 1 फीट से के आसपास हो जाएंगे तो उनको सहारा दे करके ऊपर चढ़ाएगा, क्योंकि जो बारिश का मौसम है इसमें बारिश होती रहती है, ज़मीन गीली हो जाती है कभी कभी। तो जो ज़मीन पे फैलाते हैं किसान, तो उसमें क्या होता है कि जो फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं रह जाती है, बहुत से फल सड़ जाते हैं और उनको तोड़ने में भी दिक्कत होती है और ढक जाते हैं। तो कोई एक मचान टाइप का बनाया जाता है इसमें, तो मचान अवश्य बना लें जी। और पौधों को मचान के ऊपर ही चढ़ाएं। जैसे बावर सिस्टम होता है, पंडाल सिस्टम में कुछ किसान चढ़ाते हैं, कुछ किसान ट्रायंगुलर जैसे तंबूनुमा होता है तो तंबूनुमा भी बना देंगे, तो इसमें भी अच्छा होता है। तो इसमें क्या फल नीचे लटके हैं, दिखते रहते हैं और फलों में जो प्रकाश है अच्छा से मिलता रहता है, तो फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। तो इन बातों को ध्यान रखना है और समय पे तुड़ाई करते रहना है। बिल्कुल। तो तुड़ाई कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें ये भी जानेंगे और इसकी खेती से जुड़ी तमाम बातों के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन आइए अनानास के बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर लिम्बे सना, बताएं हमें कि अनानास की खेती जो किसान करना चाहते हैं उन्हें किस तरह से खेत की तैयारी करनी चाहिए और इसकी रोपाई के लिए उचित विधि क्या है? जैसे कि मैंने बताया, अनानास कोई भी सोइल जिसे जहाँ पे वेल ड्रेन सोइल होगा उसमें वो लगा सकते हैं। और हिली, आपका वीडियो में भी दिखा चुका है, हिली रीजन में अगर अनानास लगाने के लिए हम लोग कंटूर या ट्रेंसेस में लगाना चाहिए, नहीं तो फ्लैट बेड में भी हम लोग पाइनएप्पल को लगा सकते हैं। और मैक्सिमम फार्मर्स का क्वेरी रहता है कि अनानास का कैसे लगाता है। एक्चुअली बाकी क्रॉप के जैसा अनानास हम लोग सीड से नहीं लगाते हैं। अनानास को लगाने के लिए हम लोग को सकर या स्लिप्स या क्राउन यूज करना होता है। तो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स लोग को सकर्स लगाना चाहिए। जो सकर्स का वेट है वो 350 ग्राम से 400 ग्राम ऐसा होना चाहिए। और सकर्स को लगाने से पहले एटलीस्ट ये फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड से सोक करके और पार्शियल सेट ड्राइंग, जो वीडियो में आपने ऑलरेडी दिखा चुका है, एक पार्शियल सेट ड्राइंग करके ही लगाना चाहिए। बिल्कुल। ये सकर्स कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं किसान? सकर्स कोई भी नर्सरी से मिल सकता है, और नहीं तो जो ऑलरेडी प्लांट के ग्रोथ में ही सकर्स भी आ जाता है, तो उसी समय हम लोग को सकर्स को निकाल के उसको ही हम लोग यूज करके लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे आपसे। डॉक्टर यादव, जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि जल जमाव की स्थिति नहीं होने देनी चाहिए अगर बेल वाली सब्जियां ले रहे हैं, तो इसके अलावा जो खाद प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन है, वो किस तरह से करना चाहिए? देखिए, जो सब्जियों की खेती की जाती है तो खाद का उचित प्रबंध करना चाहिए। जैसे सामान्य तौर से हम किसानों को कहते हैं कि करीब 20 टन से 25 टन अगर सड़ी हुई गोबर की खाद उनको मिल जाए तो अंतिम जुताई से पहले करीब 15 से 20 दिन पहले वो अपने खेत में मिला करके पूरे खेत में अच्छे से मिला देंगे। इसी के खाद में हम कभी कभी किसानों को कहते हैं कि ट्राइकोडर्मा या इत्यादि चीज़ भी उसमें मिला सकते हैं। प्रति एकड़ की दर से 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा अपने उसमें मिला लेंगे तो उससे भी आपका जो फंगस या इत्यादि है उसमें नहीं आ पाता है और बहुत सी बीमारियों से बचाव हो जाता है। तो ये गोबर की खाद अवश्य मिलाएं। गोबर की खाद मिलाने के बाद आप जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है इसकी भी मात्रा को करें। जैसे 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। और करीब नाइट्रोजन की जो है 1/3 मात्रा ही शुरू में दी जाती है। 2/3 मात्रा को करीब 20 से 25 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार में देते हैं। और जो जड़ें के जहाँ पर लगाई गई हैं, बहुत बेलदार सब्जियाँ चूँकि दूरी पर लगाई जाती हैं, तो जड़ों के आसपास जो रहता है, जड़ों से थोड़ी दूरी पर करीब 1 फीट की दूरी पर आपको खाद को जब नमी रहे और या सिंचाई करके बाद दे करके अच्छे से मिक्स में मिला देते हैं। जो बची हुई यूरिया है तो उसको देते हैं। अगर खेत की जांच करा लेंगे किसान तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उससे उन्हें पता चल जाएगा किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा देना है, तो उसी में अनुरूप में वो अपने दे सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कभी कभी बहुत से क्षेत्रों में कमी हो जाती है, तो ऐसे किसान अगर सूक्ष्म पोषक तत्व भी देना चाहते हैं तो अगर जाँच से उनको पता चलता है तो उनको दें, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो हमारे जो फसल की गुणवत्ता है, जैसे हरा रंग कोई चीज़ है आना या उसकी जो सेल्फ लाइफ है जिसमें आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, फलों को तोड़ाई के बाद खराब नहीं होंगे,
तो इनके लिए फायदेमंद होते हैं। तो गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत फायदेमंद होते हैं, जिससे आपको बाजार में अच्छा दाम मिलता है और लंबे समय तक आप रख सकते हैं तुड़ाई के बाद भी, किसी कारण आपका बिक्री नहीं होता है। तो ये खाद प्रबंधन इस तरह से करना है। और कुछ किसान आजकल हमारे देश में देखता हूँ कुछ जैविक खेती भी करते हैं, तो उन लोगों को बता देना चाहूँगा कि अपने खेत में पहले से ही ढैंचा इत्यादि से या वर्मी कंपोस्ट, बहुत से चीज़ें हैं जिनको आप अपना खाद का प्रबंधन करें। और उसके बाद ट्राइकोडर्मा है, इससे कीड़ों का प्रबंधन करेंगे, मतलब उससे मतलब जैसे कि फंजीसाइड्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे तो आप ट्राइकोडर्मा वहाँ इस्तेमाल करेंगे तो फंगस वाली बीमारियों से उसका बचाव होगा। और जैसे राइजोबियम है, अजोटोबैक्टर है, बैम है ना, तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल अपने खेत में करेंगे, तो जिससे इनके द्वारा भी आपको जो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है उनकी भी उपलब्धता बढ़ जाती है। तो आप इन जैविक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो फसल प्रबंधन में आपका पोषक तत्वों का प्रबंधन जरूरी हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और जो है इनका प्रबंधन किस तरह से करें। और साथ ही अनानास की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर विस्तार से हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मोहम्मद तौसीफ जी, इस वक्त कर्नाटक से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। हाँ मैम, मैं कर्नाटका रायचूर डिस्ट्रिक्ट से मोहम्मद तौसीफ बोल के बात कर रहा हूँ। जी बताएं। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम हमारे यहाँ मैम मतलब कपासी की खेती होती है और इसका जारी बोल के खेती होती है मैम। यहाँ टेम्परेचर मिनिमम 35 to 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अच्छा, तो मैम इसके अंदर हम अनानास का खेती कर सकते हैं क्या मैम, बोल के मेरा सवाल है। करना हो तो किस तरह करना है। जी डॉक्टर लिम्बे सुना, क्या सुझाव देंगे, क्या अनानास की खेती की जा सकती है यहाँ पर? हाँ मैम, एक्चुअली अनानास का खेती के लिए जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर का, वो 15 से 32 मीन्स ज़्यादा हाई टेम्परेचर अनानास विस्टैंड नहीं कर सकते। तो साउदर्न एरिया में भी, कोस्टल एरिया में जहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई है, वहाँ पे जैसे गोवा हुआ और केरला हुआ, वहाँ पे अनानास का कल्टीवेशन करते हैं। तो टेम्परेचर के हिसाब से आपका जगह जो है वो थोड़ा हाई है अनानास कल्टीवेशन के लिए। जी जी। उसके अलावा पीएच जो है, सोइल का पीएच जो है थोड़ा एसिडिक होना है, जैसे 5.5 to 6 का रेंज में होने से अनानास का कल्टीवेशन बहुत अच्छा से होता है। जी बिल्कुल। तो मोहम्मद तौसीफ जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके क्षेत्र में जो तापमान है वो कुछ ज्यादा है, तटीय कर्नाटक का अगर हिस्सा हो तो मेरे ख्याल से वहां पर शायद किसान अनानास की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर लिम्बे सना बताएं हमें कि अनानास की खेती के लिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर पहले ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार जी बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा निवेदन ये है साहब कि ये 20-25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद कैसे, हमारे पास तो कोई मवेशी नहीं है, और ये कद्दू वर्गीय या बेल वाली सब्जियों के लिए 20-25 टन खाद मैं कहाँ से जुटा पाऊंगा। इतना तो सामर्थ्य मेरी नहीं है, ना मेरे पास मवेशी है, तो मैं क्या करूं।
जी डॉक्टर मार्गदर्शन यादव, प्रदान कुछ करने की उपाय कृपा करें। बताना हाँ चाहेंगे देखिए, आप? हाँ देखिए आप ये नहीं है कि आप खाद नहीं है तो आप नहीं खेती कर पाएंगे। ये मतलब इतना होने से बहुत अच्छा रहेगा। अगर 20 नहीं है तो 15 टन अगर आपके पास है प्रति हेक्टेयर है ये, तो प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है 2.5 एकड़ में करीब आप मान लीजिए 15 टन भी अगर आप दे सकते हैं तो आवश्यक है। उससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी ज़मीन की जो है, जो रासायनिक तत्व खाद देने जा रहे हैं, बाकी देने जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा पौधों को ज़्यादा लंबे समय तक मिल पाता है और जड़ों के पास ये खादें लंबे समय तक पौधों को धीरे धीरे करके रिलीज होती हैं। तो गोबर की खाद इसलिए दी जाती है कि उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा और आपकी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। तो जड़ वाली जो सब्जियां आप लगा रहे हैं बेल वाली, तो जहाँ पर आपने थाले बना रखे हैं, जैसे आपने पौधे को जहाँ लगाना है वहाँ पर ही आप गोबर की खाद को डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके प्रति गड्ढे पे। तो करीब 15 टन भी अगर होगा, मान लीजिए आपको 6 टन भी अगर प्रति एकड़ आपके उपलब्ध है तो उतना भी डाल दीजिए आप। जो भी आपके उपलब्ध है मैं कहूँगा कि उतना जरूर डालिए गोबर की खाद जितना हो सकता है। उसके बाद जो अन्य तरीके मैंने बताया था कि जैसे कि आप ढैंचा लगा दीजिए उससे पहले, तो ढैंचा लगाने से भी उससे करीब 30 नाइट्रोजन मिल जाता है और चीज़ें मिल जाती हैं, उससे 30 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। तो इसी तरीके से और जो ये राइजोबियम है, अजोटोबैक्टर है, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से वर्मी कंपोस्ट है तो तमाम संभावनाएं हैं। जरूरी नहीं है कि आप 20 टन या 25 टन गोबर की ही खाद इस्तेमाल करें, तो दूसरे सोर्सों का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद जो बाकी आवश्यकता है वो रासायनिक खादों से आप देंगे, क्योंकि देखिए जब ये खादें, जैसे आप ऑर्गेनिक खादें जब देते हैं, जैविक खाद जिसकी बात की जाती है, उससे आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत लंबे समय तक रहती है। और सॉइल में माइक्रोब जो है ना, सूक्ष्म ये जो कीटाणु हैं, जो लाभदायक कीटाणु हैं, उनकी भी संख्या, जैसे केचुआ इत्यादि है या और भी कुछ हैं, उनकी भी संख्या बढ़वार अच्छी होती है, वो भी आपको फसल में सहायक करते हैं। तो इसीलिए हम सलाह देते हैं कि गोबर की खाद या अन्य कोई खाद जो भी सोर्स है, आप अपने जहाँ थाला बना हुआ है वहीं पर आप दे दीजिए जरूर, लेकिन इसके कोशिश करें जितना उपलब्ध हो आपको आप जरूर दीजिए। बिल्कुल नईमुद्दीन जी, मुझे उम्मीद है कि जो सुझाव आपको यहाँ पर मिला है उस पर जरूर आप अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं जी। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो बेलदार हमारी सब्जियां आती है, जिसे कद्दू वर्गी कहते हैं, हमारे यहाँ लतेदार सब्जी कहते हैं, तो ऐसी दशा में हमें बदलते हुए मौसम में उनको कौन कौन सी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कीट से बचा सके, उनको रोग से बचा सके, मौसम को देखते हुए? बिल्कुल, आइए जानते हैं जी। देखिए क्या होता है कि हम किसानों को सलाह देते हैं कि जैसे जरूरी नहीं है कि जब बीमारी आ जाए या उस तरह से कीड़े आ जाए तभी आपको दवाओं का इस्तेमाल करना है। आप शुरुआती तौर से बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे आपकी फसल है उसमें आप ऑर्गेनिक तरीके से भी, जैसे खेत के चारों तरफ हम लोग कहते हैं कि कोई बाजरा मक्का इत्यादि लगा दोगे तो बाउंड्री से, तो वहाँ से भी बहुत से कीड़े इत्यादि हमारे खेत में नहीं आ पाते हैं, तो उससे रोकथाम हो जाती है। उसके बाद आपके खेत के अंदर जो आपका ट्रैप होते हैं, एक फेरोमोन ट्रैप आता है जो आप कहते हैं, उसको फल मक्खी का ट्रैप भी आता है। जैसे फल मक्खी आपके फसलों में आएगी, करेले में बहुत फल मक्खी आती है, सीताफल में बहुत फल मक्खी आती है, तो इसके लिए आप ट्रैप का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कीड़ा इसमें आ रहा है, तो उसमें ट्रैप हो जाएगा। फल मक्खी अगर आ रही है तो उसमें पकड़ जाएगी। इसी तरीके से एक ट्रैप आता है, उसको येलो स्टिकी ट्रैप कहते हैं, पीला चिपचिपा गत्ता लगा देते हैं प्लास्टिक का। उसमें भी क्या होता है कि बहुत से कीड़े चिपक जाते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े जो सकिंग पेस्ट हैं, जो शक कर रस चूसते हैं, तो उससे आपको दो फायदों का होता है। एक तो कंट्रोल हो जाता है उनका, करीब 25 गत्ते, करीब जो पेपर होता है हमारा A4 साइज का, जिसमें ना, तो उसी के साइज का करीब 25 आप खेत में जगह पूरे 1 हेक्टेयर में 25 लगा लेंगे, 1 एकड़ में 10 लगा लेंगे जैसे, तो आप जगह जगह पे दूरी पे लगा देंगे। उससे आपको पता चल जाता है कौन से कीड़े चिपक रहे हैं, और कीड़े उसमें बहुत सारा कंट्रोल भी दोनों काम करता है। एक मॉनिटरिंग होती है कि आपको पता चल जाता है कीड़ा कौन सा आने वाला है, आ रहा है, तो उसमें, और दूसरा हो जाता है कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इन चीजों को करेंगे। और जैसे हम कहेंगे कि इसमें नीम का तेल है या नीम का अर्क है, इसका भी इस्तेमाल आप करते रहिए, जिससे रासायनिक दवाओं की आवश्यकता आपको बाद में पड़े और कम मात्रा में पड़े। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। दीपक जी पठानकोट पंजाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो दीपक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो दीपक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दीपक जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि हम खेती कर सकते हैं?
दीपक जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आके बात करें और अपना सवाल दोहराएं। कि हम पंजाब में अनानास की खेती कर सकते हैं क्या नहीं? जी, आइए जानते हैं डॉक्टर लिम्बिसना, पंजाब में अनानास की खेती की जा सकती है क्या? आपके जगह का जो मैं पहले भी बोल रही हूँ, जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट जो है वो तापमान जो है 15 to 32 डिग्री सेल्सियस अनानास के लिए फायदेमंद होता है। उसके अलावा एक ऑप्टिमम रेनफॉल जरूरत होता है, जैसे 1500 mm जो रिक्वायरमेंट है अनानास के लिए। तो अनानास जो है वो ह्यूमिड रीजन में ज़्यादा सुटेबल होता है। तो आपका लोकेशन जो है वो ये, अगर ये एनवायरनमेंट है तो अनानास बिल्कुल कर सकते हैं। जी, इसके अलावा डॉक्टर लिम्बिसना आपसे जानना चाहेंगे कि अनानास की अच्छी किस्में कौन सी है, क्षेत्रवार किस तरह से किसानों को किस्मों का चुनाव करना होता है इसमें? मैं एक्चुअली अनानास का ग्रुप, वेराइटीज का ग्रुप 4 ग्रुप होता है, जैसे केयन ग्रुप, क्वीन ग्रुप, स्पेनिश ग्रुप और जो लोकल जो इंडिजिनियस ग्रुप जो बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट या हम लोग जो कमर्शियली जो ग्रो करता है, मैक्सिमम क्यू और क्वीन वेराइटी को ही ग्रो करता है। जो क्यू है वो थोड़ा बड़ा साइज का होता है और ये प्रोसेस पर्पस के लिए ज़्यादा सुटेबल है। उसके अलावा क्वीन वेराइटीज है, क्वीन जो है वो थोड़ा स्मॉल साइज होता है और वो स्वीट है, जो हम लोग फ्रेश कंजम्पशन के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं। उसके अलावा मॉरिशियस करके वैरायटी है, उसको भी ये केरला में पाया जाता है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉमन वैरायटी जो है वो क्यू और क्वीन ही है। जी बिल्कुल, इसके बारे में और भी बातचीत आगे करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जगदीश सैनी जी इस वक्त हमारे साथ देवास मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ग्राम कांकड़ या तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ जी। जी बताएं। जी, मेरा सवाल यह है कि बेलदार सब्जियों के पॉलीबैग में रोप तैयार करना, नर्सरी को तैयार करना, तो कितने दिनों में वो नर्सरी तैयार हो जाती है? नर्सरी तैयार करते वक्त मिट्टी में कितना खाद, कौन से उर्वरक डालना पड़ता है, कितनी मिट्टी, कितने अंदर बीज पॉलीबैग में रखना, ये पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर यादव। हाँ, देखिए, नर्सरी आपने अच्छी बात की। नर्सरी उगाना बहुत एक कला है और एक सफल किसान के लिए नर्सरी अच्छी पैदा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नर्सरी अगर स्वस्थ होगी तो आपकी फसल भी अच्छी स्वस्थ होगी। तो आप जैसे इस सीजन में जब नर्सरी करें तो अगर आपके पास कोई पाली हाउस है तो उसकी आवश्यकता इसमें उतनी नहीं पड़ती, नेट हाउस से ही काम चल जाएगा। नेट हाउस में लेकिन 40 मेश का नेट हाउस होता है, नाइलॉन नेट होते हैं। तो 40 मेश में क्या होता है, सफ़ेद मक्खी इत्यादि नहीं जा पाती हैं, तो उसको 2 दरवाजे वाला करके उसके अंदर आप नर्सरी तैयार करिए तो नर्सरी सुरक्षित रहेगी, बाहर से कीड़े उसमें नहीं जा पाएंगे। और जो आदमी जा रहे हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि बार बार इधर न खोले जाएं। तो नर्सरी आप आजकल एक पॉलीथीन बैग में कर सकते हैं, किसी कप में इत्यादि में कर सकते हैं जो फेंक दिए जाते हैं, जो कागज़ के होते हैं। इसी तरीके से आप एक प्रो ट्रे आती है जो 50 खानों की होती है और 5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है ना, तो व्यास उसका 5 सेंटीमीटर होता है। तो उस साइज़ की आप प्रो ट्रे ले लेंगे। उसमें आप 2 तरीके से आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। एक तो आपको जैसे आपको मृदा रहित करना है तो उसमें ये क्या होता है, कोकोपीट, परलाइट और बर्मीकोलाइट, इनको एक एक भाग में बराबर भाग में मिला करके उसमें भर दिया जाता है। दूसरा, अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप एक भाग गोबर की खाद, एक भाग मिट्टी और एक भाग बालू, इन तीनों का मिश्रण भी बना करके इसको भर सकते हैं। लेकिन जैसे आप गोबर की खाद, मिट्टी और इसमें लगाएंगे तो इसमें कुछ आप रासायनिक दवाएं भी डाल देंगे या आप इसमें ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट कर लेंगे, नहीं तो रासायनिक जैसे थीरम इत्यादि या कार्बेंडाजिम या जो आपको मैंकोजेब है, इनकी करीब 2-3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम मिक्सचर के हिसाब से डाल देंगे तो उसमें कीड़े और बीमारियां नहीं आएंगी। तो इस तरीके से उसको भर लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, आप 1 सेंटीमीटर की गहराई पे आप बीजों को लगा देंगे जिसको, और पानी दे देंगे। और बीच बीच में फुहारे से जैसी आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। फुहारे में भी आप जो कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब है उसकी 1 या 2 ग्राम प्रति लीटर मात्रा में मिला करके बीच बीच में डालने से उससे
उससे भी बीमारियां नहीं आती हैं। और आपकी पौध करीब 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। तो आप 25 दिन के 4 पत्ते उसमें आ जाएंगे, आप अच्छे से देख लेंगे। और उसकी लंबाई करीब 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ऐसे पौधों को आप तैयार कर लेंगे और उससे फायदा क्या होता है कि आपका खेत बर्बाद नहीं होता है कहीं। और आपको जितने पौधे हैं, कुछ पौधे अगर नहीं जमे तो उनको दोबारा बो लेंगे 4-5 दिन के बाद, जो अगर नहीं जमे हुए दिखते हैं। तो आप जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में पौध तैयार करके सीधे खेत में शाम के समय या सुबह जो छाया जब रहे, धूप ना रहे, उसमें आप रोपाई जहाँ गड्ढों में यहाँ बना रखे हैं तो लगा देंगे तो आपकी पौध अच्छी तो नर्सरी के बारे में बहुत ही विस्तार से यहाँ पर जानकारी आपको मिल गई है जगदीश जी। हमें उम्मीद है इससे जरूर आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नरेंद्र किशोर जी इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी नरेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर हम पूछ रहे हैं कि बिहार में खेती हो सकती है कि नहीं अनाज की जी, और इसका पुट्टी कहाँ नजदीक में मिल जाएगा जी। किस तरह का तापमान रहता है आपके क्षेत्र में? रहता है 42-45 तक रहता है जी। डॉक्टर लिम्बिसना, ऐसे में क्या सुझाव देंगी आप? ईस्टर्न रीजन में तो पाइनएप्पल का कल्टीवेशन हो सकता है, क्योंकि इस तरफ में तो रेनफॉल भी हाई है। और अगर आप रेनफेड नहीं करने से भी आप इरिगेशन सप्लाई करने से पाइनएप्पल का कल्टीवेशन हो सकता है जी। बिल्कुल। और पौधे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? पाइनएप्पल का कोई भी अगर नर्सरी से, नहीं तो गवर्नमेंट ये कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह, उससे कांटेक्ट करने से सकर्स मिल जाएंगे आप। जी जी बिल्कुल। तो नरेंद्र जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर लिम्बिसना, जानना चाहेंगे कि अनानास की खेती जो किसान करना चाहते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि नर्सरी से जो सकस है वो प्राप्त कर सकते हैं, रोपाई के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें, दूरी कितनी होनी चाहिए पौध से पौध की, इसके बारे में हमें बताएं। एक्चुअली पाइनएप्पल में हम लोग मैक्सिमम हाई डेंसिटी प्लांटिंग ही रिकमेंड करता है। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए एक प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और पाइनएप्पल तो हम लोग ट्रेंस में लगाता है, तो रोज में लगाता है, तो रोज का डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक ट्रेन से दूसरा ट्रेन का डिस्टेंस जो है 90 सेंटीमीटर, जैसे 1 मीटर होना चाहिए। ये स्पेसिंग अगर हम लोग रखने से 1 हेक्टेयर में हम लोग एटलीस्ट 43,500 पाइनएप्पल से लेके 63,000 तक हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल में जैसे फर्टिलाइजर जैसे केमिकल फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। उसका डोज होगा नाइट्रोजन का 600 kg और फॉस्फोरस का 400 kg और पोटाश का 600 kg पर हेक्टेयर। उसके अलावा पर प्लांट में हम लोग 4 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम फॉस्फोरस और 9 ग्राम पोटाश डाल सकते हैं। और इसमें हम एक्चुअली वीड का एक बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर तो खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानेंगे डॉक्टर लिम्बिसना आपसे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। मिथुन तिवारी जी लखीमपुर खीरी से इस वक्त जुड़ गए हैं। मिथुन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो मिथुन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, ये हेलो जी मिथुन जी। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। कृपया टीवी सेट की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे रुकावट आएगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल हमारा ये है जी, ये कि खीरे की खेती करना चाहते हैं, तो खीरे की खेती करना चाहते हैं, खीरे की। जी जी। तो खीरे किस समय हम लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका सवाल हमने यहाँ पे ले लिया है, लेकिन हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जवाब लेंगे और इसके साथ ही अनानास की खेती और बेलदार सब्जियों के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बेलदार सब्जियों की खेती और अनानास की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम में हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे मिथुन तिवारी जी लखीमपुर खीरी से, जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि खीरे की खेती का सही समय क्या है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। डॉक्टर यादव बताएं। देखिए, खीरे की खेती तो बारिश के मौसम के शुरुआत से हो जाती है, तो जुलाई का महीना इसका बहुत शुरुआत करने का सही समय था। लेकिन इन्होंने अगर लेट हो गया है जिन किसानों ने, तो उनको अगर क्योंकि समय 3 महीने कम से कम चाहिए, तब जाके अच्छी पैदावार आप पूरी और भरपूर उपज ले सकते हैं। तो अगर आपने नहीं लगाई है तो कहीं से आपको पौध तैयार की हुई मिल जाए तो उसको आप लगा सकते हैं। नहीं तो इस समय संरक्षित अवस्था में आप खेती कर सकते हैं। जो किसान है, क्योंकि उसका समय अच्छा आ गया, क्योंकि वो जाड़े तक जाएगा, तो पाली हाउस या इत्यादि है उसके अंदर कोशिश करें आप इस समय लगाने के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने पूसा संस्थान ने कई प्रजातियों को विकसित कर रखा है, क्योंकि इसके लिए प्रजातियां अलग होती हैं जो संरक्षित अवस्था में लगाई जाती हैं। इसको पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर कहते हैं। तो पूसा पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर 6 ये हम लोगों ने विकसित कर रखा है। ये पाली हाउस के लिए है। अब खुले क्षेत्र के लिए प्रजातियां अलग होती हैं, जैसे पूसा उदय है, पूसा बरखा है, तो उसका समय थोड़ा सा लेट हो चुका है खुले में। तो संरक्षित अवस्था के लिए बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि ये दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी फसल चलेगी और उसमें पाले से और ठंड से बच जाती है। बिल्कुल। तो मिथुन जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि खुले खेत में खीरे की खेती के लिए ये समय तो निकल चुका है, लेकिन संरक्षित खेती आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। मदन सिंह जी इस वक्त हरदा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मदन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मैम। जी मदन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब मेरा ये सवाल था कि एमपी के हरदा जिले में अनानास की खेती हो सकती है कि नहीं? अगर हो सकती है तो इसकी लागत लगभग 1 एकड़ में कितनी बैठेगी? जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर लिम्बिसना बताएं। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, जो एनवायरनमेंट कंडीशन है पाइनएप्पल का, वो रेनफॉल जो है 1000 mm चाहिए और ह्यूमिडिटी एक ह्यूमिड रीजन होना चाहिए। तो अगर आपका जो एरिया है वो ये जो एनवायरनमेंट कंडीशन में है तो पाइनएप्पल लगा सकते हैं। और एक पाइनएप्पल लगाने से पर हेक्टर में हम लोग एक प्लांट पॉपुलेशन, जो मैं पहले बोल चुकी हूँ 35 से 40,000 तक लगाता है, उसमें हम लोग एटलीस्ट 40-50 टन तो हम लोग का यील्ड मिलता है। तो वो एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग में ये एक हाई यील्डिंग क्रॉप है, तो इतना हाई यील्ड तो मिलेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर लिम्बिसना, आपने बताया हमें कि अनानास की खेती के दौरान खरपतवारों की काफी समस्या होती है, तो किस तरह से इससे छुटकारा पाया जा सकता है?
नहीं, मैंने जो बताया कि एक्चुअली अनानास आप मिनिमम केयर में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं तो जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर है उसको देना पड़ेगा। उसके अलावा हम लोग जैसे ट्रेडिशनल कल्टीवेशन नहीं करके हमारा किसान भाई ब्लैक पॉलीथीन मल्च या वीट मैट से हम लोग मल्चिंग करने से पाइनएप्पल का साइज भी बढ़ेगा और वो सॉइल का मॉइस्चर नमी रहेगा, उसी वजह से सॉइल वाटर रिक्वायरमेंट भी कम होगा और मल्चिंग करने से वीडिंग का जो मैनुअल वीडिंग करके जो एक हार्ड वर्क है उसको भी हम लोग एक्सकेप कर सकते हैं ब्लैक पॉलीथीन मल्चिंग और वीट मैट ऐसा करने से। तो मैं फार्मर्स को सलाह देना चाहती हूँ कि पाइनएप्पल जब लगाने से आप मल्चिंग जरूर कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, मल्चिंग करना बेहद जरूरी है अनानास की खेती के दौरान। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यादव आपसे जानना चाहेंगे कि जो बेलदार सब्जियों की खेती किसान कर रहे हैं, जो तुड़ाई इस वक्त कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, बेलदार सब्जियों में क्या होता है कि आप कहते हैं ना कि लौकी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे कुछ लोग किसान कहते हैं इंजेक्शन दे रखा है इसको, ऐसा नहीं होता है क्योंकि सब्जियां बहुत तेजी से अपने आप बढ़ती हैं, नेचुरल तरीके से ये अपने आप बढ़ती हैं। और कभी किसानों को जो मिथ है ना कि इसमें कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, उससे और डैमेज हो जाएगा, वहां से सड़ जाएगी। अच्छा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेलदार सब्जी में क्या करना है कि आप देखेंगे जैसे बेलदार आती है तो करीब 1 फीट की अगर हो जाएगी, आपको नरम अवस्था में ही आपको समय से तुड़ाई कर लेना है। और जो तुड़ाई करना है जहाँ से, उसमें जो उसका पेडिसल होता है, उससे लगा होता है एक डंठल जो लगा रहता है, वो करीब 2-4 इंच उसको आगे लगा रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि काफ़ी समय तक वो सुरक्षित और बिना खराब हुए चल सकती है। उसको एकदम जड़ से नहीं हटाना चाहिए, उसके जो जहाँ सब्जी है तो डंठल थोड़ा सही उसको तोड़ना है और समय से तोड़ना है। जब आपकी आवश्यकता अनुसार जिसमें मार्केट ज़्यादा पैसा मिल सके, उसका रंग अच्छा हो, रंग बदल पाए, तो आपको लग जाएगा देख करके। बहुत से किसान इसमें जब खेती करते हैं तो उनको आइडिया लग जाता है कि किस तरह की सब्जी की ज़्यादा मांग है। तो बहुत नरम और टेंडर अवस्था में जितना ज़्यादा तोड़ेंगे आप, उतना ज़्यादा फल आएगा, उतना ज़्यादा फलों की बढ़वार होगी। अगर आपका गलती से कोई फल छूट भी जाता है तो उसको भी आप निकाल दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि सारा जो आपका पोषक तत्व है उस फल में बीज बनने में इत्यादि में लग जाएगा। तो कभी कभी किसान छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे फलों को भी निकाल देना है जिससे जो फूल आए हैं। और अपने खेत के आसपास अगर मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उसकी आप व्यवस्था कर ले तो मधु भी मिलेगी और इसमें परागण अच्छा बहुत होगा। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि बेलदार सब्जियों में परागण की एक समस्या आती है, मधुमक्खियां से द्वारा होता है तो तभी फल ज्यादा बनते हैं। ये मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं है। कह सकते हैं कि दोहरी आय भी हो जाएगी किसानों की, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि आपको मधु भी मिल जाएगी और शहद मिल जाएगा और आपको आपका सब्जी का उत्पादन भी कई गुना बढ़ जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए तो आप इसके फायदे से अपने आप परिचित हो जाएंगे। जी डॉक्टर यादव, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आशीष तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर लंबे समय मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अनानास की खेती जो किसान कर रहे हैं, उन्हें खेतों में किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए कि कीट का जो प्रकोप हो वो कम से कम हो, और किन किन कीटों का जो प्रकोप है वो हो सकता है, हमला हो सकता है खेतों को? हाँ, एक्चुअली अनानास जो है एक बहुत ही हार्डी क्रॉप है। तो अनानास में एक मैक्सिमम इतना इंसेक्ट या डिजीज पेस्ट का इन्फेस्टेशन नहीं होता है। एक मिलीबग करके है, वो मिलीबग का एक इन्फेस्टेशन होता है जो मीन्स अगर आप ऑर्गेनिक जैसे ऑर्गेनिकली भी कंट्रोल कर सकते थे, नीम या कोई भी अगर इंसेक्टिसाइड को यूज करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इतना हार्डली का इन्फेस्टेशन तो पाइनएप्पल में नहीं पाया जाता है। जी जी बिल्कुल। तो यानी कि बेहद ही आसानी से अनानास की खेती की जा सकती है और उसमें कीट व रोग का जो प्रकोप है वो बेहद कम होता है, तो नुकसान की आशंका भी कम हो जाती है। वहीं अगर बात करें बेलदार सब्जियों की, तो डॉक्टर यादव बताएं कि इस समय किस तरह के कीटों का हमला हो सकता है? देखिए, इसमें हमला तो नहीं, मतलब प्रकोप होता है कीटों का बहुत सारे। तो इसमें जैसे कि मुख्य रूप से जो इस समय जो किसान हैं, जबकि उनकी फसल बढ़ चुकी है, शुरुआत में कई कीट आते हैं जो जिसमें रेड पम्पकिन बीटल बोलते हैं, वो छोटे अवस्था में खाता है, लेकिन जब फसल बढ़ जाती है तो उसके बाद इसमें एक फल मक्खी का ज़्यादा प्रकोप आता है। तो फल मक्खी क्या फलों में छेद कर देती है और जब छोटे फल होते हैं तभी अंडा दे देती है, उसके अंदर उसका लार्वा चला जाता है, फल को अंदर से सड़ जाता है। तो करेले में और इसमें आप बहुत देखेंगे लगभग सभी फलों को नष्ट कर देती है। तो इसके लिए
लिए आपको जैसे कुछ ल्योर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे मैलाथियान का एक ल्योर बनता है, उसमें क्यू ल्योर बना सकते हैं, या मैलाथियान 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके उसको छिड़काव भी कर सकते हैं, या इसको गुड़ के साथ उसको कढ़ाई में इत्यादि में रखते हैं, उसमें भी आप आकर्षित होकर के उसमें मक्खियाँ चली जाती हैं और उसमें नष्ट हो जाती हैं। इसके लिए कमर्शियल तरीके से आपको डॉक्टर यादव माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। प्रकाश कुमार जी इस वक्त इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रकाश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी प्रकाश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो प्रकाश जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो प्रकाश जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बुंदी की खेती कैसे कर सकते हैं? किसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं आप? अनानास की खेती कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर लिम्बिसना बताएं। हेलो जी, अनानास के लिए जो हम लोग प्लांटिंग मटेरियल तो शक्कर से ही लगाना है। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट जो वो तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। और शक्कर्स को हम लोग सेट ड्राई मीन्स 350 ग्राम और 400 ग्राम का वेट शक्कर्स लेके उसको सेट ड्राई करके, जो पहले में जैसे 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर की दूरी में हम लोग पाइनएप्पल को लगा सकता है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि अनानास की जो तुड़ाई है, हार्वेस्टिंग है, इसके दौरान क्या कुछ खास बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए किसानों को? एक्चुअली हार्वेस्टिंग के समय में हम लोग को अनानास का मेच्योरिटी के ये कलर, पाइनएप्पल का जब कलर चेंज होता है उसी हिसाब से हम लोग को हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हार्वेस्टिंग स्टेज जब होगा तो आप जो आंखें होता है उसको येलो, अगर येलोइंग हुआ, थोड़ा कलर चेंज हुआ, तो अगर फ्रेश मार्केट के लिए हार्वेस्ट करना है तो आप ये एक 80% येलोइंग में हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको डिस्टेंट मार्केट में अगर देना है तो 50 to 60% जब येलोइंग होगा, जो कलर स्टेज होगा, उसमें हार्वेस्ट कर सकते हैं। और पाइनएप्पल जब अनानास लगाने के बाद 10 से 12 महीने में हम फ्लावरिंग आ जाता है। उसके बाद फ्रूटिंग के लिए 3-4 महीने मींस अराउंड 18 मंथ्स तक आपका फ्रूट मिल जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। जी बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राजकिशोर जी इस वक्त हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। राजकिशोर जी, आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। फोन लाइन के जरिए हमारे साथ बात करें। जी अनानास की खेती हम लोग क्या जी राजकिशोर जी अपना सवाल पूरा करें। अनानास की खेती हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है या नहीं? जी ठीक है, अनानास की खेती। डॉक्टर लिम्बिसना, क्या सुझाव देना चाहेंगी आप राजकिशोर जी को? एक्चुअली मैं छूट गई, कॉलर कहाँ से कॉल कर रहे थे? ये वैशाली बिहार से कॉल कर रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया में पाइनएप्पल का कल्टीवेशन, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार में पाइनएप्पल का कल्टीवेशन होता है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी हाई है और टेम्परेचर भी मॉडरेट है। जी बिल्कुल, तो राजकिशोर जी आप बेहद ही सफलतापूर्वक अनानास की खेती कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। आज बेलदार सब्जियों और अनानास की खेती के बारे में हमारी चर्चा जारी है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं। आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। भुवेश जी इस वक्त हमारे साथ हिसार हरियाणा से जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका भुवेश जी, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, बताएं। माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वाइन्स। बेलदार सब्जियों से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। ठीक है। मैंने घिया लगा रखी है, मुझे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करता हूँ मैं, तो मुझे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तो मिल जाता है, जैसे नीम ऑयल का स्प्रे हो गया या फिर आपका साथ में प्याज लहसुन का पेस्ट बना के कर लिया। अच्छा। लेकिन वायरल और फंगल डिजीजेस के लिए ऑर्गेनिक सोल्यूशन क्या है मैम? जी आइए जानते हैं क्या समाधान निकाला जा सकता है। जी डॉक्टर यादव। देखिए जो आपने बताया कि वायरल और फंगल डिजीज हैं, तो फंगल डिजीज के लिए आप जैसे हैं कि उसका बीज उपचार करिए, जैसे ट्राइकोडर्मा से आप करेंगे, बीज उपचार करिए। पौध का भी उपचार कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा की 3-4 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना दीजिए, उसमें जड़ों को डुबा लीजिए, तो उससे जो फंगल डिजीज हैं काफ़ी कम आ जाती हैं। और नीम ऑयल जो आपने बताया, नीम ऑयल का आप नियमित रूप से लगभग साप्ताहिक तरीके से, मतलब हर हफ्ते एक हफ्ते के अंतराल पे जैसे आपको इस्तेमाल करते रहेंगे, जैसे आप 5% अर्क होता है जो नीम का, उसको इस्तेमाल करिए, या 3 से 4 मिलीलीटर मात्रा नीम की है प्रति लीटर पानी में मिला करके उसमें कोई स्टिकर मिला लिया जाता है जिससे अच्छे से मिल जाए वो, क्योंकि जो पानी और तेल मिक्स नहीं होते हैं तो स्टिकर से उसको मिक्स हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप करते रहिए, तो उससे भी चीज़ों से काफ़ी नहीं आएगा। और वायरल अगर, क्योंकि वायरल बीमारी ऐसी होती है कि ऐसी एक भी बीमारी अगर आ गई तो आपके पौधे में वायरस जाएगा नहीं, तो उस पौधे को तुरंत ही जैसे आपको दिखता है तो आप उखाड़ करके ज़मीन में गड्ढे में दबा दीजिए। तो और दूसरे पौधों पर, क्योंकि उसमें जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, उसे रस चूस करके दूसरे पौधे में फिर जाकर रस चूसते हैं तो फैलता रहता है। इसके लिए कुछ कंपनियों द्वारा और कुछ संस्थानों द्वारा कुछ वायरस को सप्रेस करने के लिए, मतलब ख़त्म तो नहीं होगा, थोड़ा उसका प्रभाव कम हो जाएगा तो फसल आपकी बढ़ जाएगी। उसके लिए रासायनिक तत्व मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं, तो उनका भी आप पता लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको रिकमेंड नहीं कर सकते यहाँ से, तो लेकिन आप कर सकते हैं। तो उसको क्या है कि ख़त्म नहीं होगा वायरस एक बार आ गया तो पौधे को उखाड़ना और उसकी जगह नया पौधा लगाना ही सबसे सुरक्षित है। और पौध को मैंने बताया था कि जो है आप अगर संरक्षित अवस्था में जैसे 40 मेष के नायलॉन नेट में लगाए रहेंगे तो वहाँ से ही वायरस नहीं गया होगा। कोई वायरस हमेशा किसी वेक्टर के थ्रू जाता है जी, तो वेक्टर का मतलब कोई रस चूसने वाला कीड़ा, सफेद मक्खी हो सकता है, कोई थ्रिप्स हो सकता है, तो इन दोनों से इसमें जाता है। जैसे थ्रिप्स में भी आपको एक इसमें वायरस आता है, आपके घिया में आ सकता है, और ग्राउंड नट बर्ड नेक्रोसिस वायरस बोलते हैं, तो इससे आप थ्रिप्स का भी इस्तेमाल कंट्रोल करिए। तो नीम ऑयल का अब इस्तेमाल करते रहिए, चाहे आपको दिखे चाहे ना दिखे। बिल्कुल भुवेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इस सुझाव पर आप जरूर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर लिम्बिसना आपसे जानना चाहेंगे कि अनानास की खेती जो किसान करते हैं, सीधे सीधे अनानास को बाजार में तो बेचा जा ही सकता है, लेकिन इसके साथ ही मूल्य संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन की कितनी संभावनाएं इसमें हैं? एक्चुअली पाइनएप्पल मीन्स अभी तो हम लोग को किसान का बेहतर प्रॉफिट और इनकम जो बढ़ाने के लिए ही इवन गवर्नमेंट भी इसके फोकस कर रहा है। तो बहुत सारा प्रोसेस प्रोडक्ट्स है जो हम लोग पाइनएप्पल से बना सकते हैं, जैसे फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट हुआ, और ये पाइनएप्पल को केन पाइनएप्पल हुआ, केन स्लाइस हुआ, नहीं तो बॉटल प्रोडक्ट हुआ पाइनएप्पल का, ये सब हम लोग बना सकते हैं। उसके अलावा एक और पाइनएप्पल लीफ फाइबर है, वो भी एक लीफ से जो फाइबर निकलता है बनाना फाइबर का जैसा, वो भी किसान एक ट्राई कर सकता है
लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस प्रोडक्ट जैसे फ्रूट जूस, केन, स्लाइस, टिडबिट्स, ये इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी कि काफी संभावनाएं हैं जो मूल्य संवर्धन है उसके क्षेत्र में भी, इससे अतिरिक्त आमदनी किसानों को हो सकती है। डॉक्टर लिम्बलसन, आप लगातार हमारे साथ जुड़ी रही और अनानास की खेती के बारे में बेहद अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते डॉक्टर यादव बहुत ही संक्षेप में आपसे कुछ सुझाव लेना चाहेंगे बेलदार सब्जियों की खेती के लिए। देखिए, बेलदार सब्जियों की खेती में जब करेंगे तो आप एक जो बीज का चुनाव जो है, प्रजाति का चुनाव बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि किस क्षेत्र में आपको उगाना है, कैसा उगाना है, क्या आपका मार्केट है, तो उसके हिसाब से प्रजाति का करें। जैसे आपको संरक्षित अवस्था में करना है तो उसकी अलग प्रजातियां होती हैं, और बाहर की लगाना तो अलग प्रजातियां होती हैं। तो अच्छी पैदावार लेने का जो सबसे बढ़िया तरीका है और जो कुंजी है वो यही है कि अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें, और खुले खेत में कर रहे या संरक्षित कर रहे हैं उसके आधार पर किस्मों का चुनाव करें। डॉक्टर यादव, आपने बेहद ही अच्छी जानकारियां हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में जाना आपने कि बेलदार सब्जियों की खेती किस तरह से करें और अनानास की खेती किस तरह की जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कल किन विषयों पर चर्चा होगी हेलो किसान कार्यक्रम में। कल के विषय हैं दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन और मुर्गी पालन। इन विषयों पर कल हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। जैसे कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से आप लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। लहलहाती फसल